अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि इंसान हंसे या इंसान रोए। कल जब हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से एक सेगमेंट उनके साथ किया, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और उसके साथ साथ साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि इससे जो पाकिस्तान में जो रिजर्व्स की सिचुएशन है यानी 3 बिलियन, उससे मैक्सिमम अगर इस मुल्क का चल सकता है जो इस वक्त हालात है, और अगर IMF की डील अभी नहीं होती तो मैक्सिमम 3 हफ्ते, और वो उससे शायद कम भी हो सकते हैं। और अगर इसी सूरत हाल रहती है और तो उसमें जो महंगाई की शरह है वो जो अभी है उससे डबल हो जाएगी और एक आम आदमी का गुजारा इंतहाई मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन हो जाएगा, या शायद वो नामुमकिनात में भी उसका शुमार हो जाए। जो कमोडिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही होंगी, तेल नहीं मिल रहा होगा, बेरोजगारी उरूज पर होगी, महंगाई अपनी आसमान से बातें कर रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क का जो सियासी सर्कस है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अफसोस की बात नहीं, अब दुख और गम की बात है कि इस वक्त इमरान खान साहब आज टेलीविजन स्क्रीन पे दोबारा से नमूदार होते हैं। वो कहते हैं कि जी बस बहुत हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि जब कुछ समझ नहीं आता तो हम जेल भरो तहरीक का बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया और उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया कि जी कुछ की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ जो उनकी शिकायतें थी वो जायज़ भी थी। जिस तरह से उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर जिस तरह से उन पर तशद्दुद हो रहा है। दूसरी जानब हमने देखा कि जवाबी वार करने के लिए मरियम औरंगज़ेब साहबा आई और उन्होंने कहा कि जी आपको जेल भरो तहरीक नहीं बल्कि डूब भरो तहरीक चलाने का जो है वो डूब के मरो तहरीक चलाने का ऐलान करना चाहिए। ये जो सियासी सर्कस है ये मुल्क को कहाँ लेकर जाएगा, इसके बारे में कोई सोचने को समझने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है, पहले वो देख। हमारे पास 2 रास्ते हैं, मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। लेकिन मायशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम इस रास्ते पे निकल गए तो मजीद और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स को तैयारी कर ली, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। आप सब तैयारी करें और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे और एक और पॉलिटिकल क्योस। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के अंदर संजीदगी नाम की कोई चीज पाई ही नहीं जाती। वही जहरीला अंदाज, वही जहरीली बातें। और क्या कह रही थी मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो भी सुन लेते हैं। जेल भरो तहरीक कौन बात कर रहा है? जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तरबंद जबान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। बाहर औरतों को, बच्चों को सर्दी के अंदर उनको ढाल बनाकर अंदर बैठा हुआ है डरपोक शख्स। पहले आप अदालतों में जो केसेस है ना, आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क्यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। क्यादत अपने घर में छुप कर बीमारी का बहाना लगाकर नहीं बैठी होती। वो लोग 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरेंगे। हुकूमत का बयान यह है कि इमरान खान फितना है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है, उसका खात्मा जरूरी है, वो नाअहल हो जाएगा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान फला है। और उसके बाद इमरान खान को पे तमाम दुनिया की लानतान करने के बाद, उनके रहनुमाओं को जेल में डालने के बाद, उससे उनके साथ बदतरीन सलूक करने के बाद उनको कहते हैं और दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराते हैं, मुल्क के हालात का जिम्मेदार ठहराते हैं और फिर कहते हैं आओ जी बैठो हमारे साथ, मुल्क के हालात सही करने के लिए हम आपसे बात करते हैं। जिसका जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने किस तरह दिया वो भी सुन लें। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी। 2 चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। FIR भी कटती चली जाए, झूठे मुकदमे भी कायम होते जाए, किरदार कुशी भी होती जाए, कारकुनों को धमकाया भी जाए। शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ, फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ, इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ हुआ, और एक तसलसल दिखाई दे रहा है। तो फैसला कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मुझे वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ।
हकीकत यह है कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास किया और जिसमें आपने पीटीआई को दावत दी और पीटीआई नहीं आई, उस सूबे में बैठकर जहां पे दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा खतरा है, उस सूबे में बैठ के आपने एपेक्स कमेटी का ऐलान किया और उसके बाद मीडिया टॉक में आपने 417 अरब की खुदबुर्द का इल्जाम लगा दिया। तो इस तरह से कैसे मामला चलेंगे, इस पर जरा बात करेंगे। और जो पहले साथ हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। राना एहसन अफजल साहब है, PMLN कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। और उसके साथ साथ सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का, ज्वाइन करने का। वो आज के 3 सवाल को एक मैं अपने नाज़रीन के और आपके सामने रख दूं ताकि प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज कर सकें। सवाल नंबर 1, इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान मुकदमात का सामना करे, जेलें खुद भर जाएंगी, हुकूमती जवाब। क्या मुल्क बढ़ती हुई सियासी महाजराई का मुतहम्मिल हो सकता है? सवाल नंबर 2, हुकूमत और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत और दूसरी जानिब इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला, दोनों चीजें एक वक्त में मुमकिन नहीं। आप फैसला करें, करना क्या चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का सवाल। सवाल नंबर 3, हुकूमती बयानी के मुताबिक माशी और सिक्योरिटी हालात के पेश नजर मुल्क आम इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात का एक और शेड्यूल जारी। क्या ये खुला तजाद नहीं है? प्रोग्रेस करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, चूंकि आप अपोजिशन में भी हैं तो मैं आपसे ही इस पे बात कर लेती हूँ। अब जरा मुझे बता दें कि ये जो जेल भरो तहरीक एक नया ऐलान, इसके मकासद क्या, इसके मकासद और इससे हासिल होने वाले मुमकिन मकासद आपकी नजर में यानी पीटीआई की नजर में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर आपने अपने इंट्रो में बता दी, एक तसलसल है हमारी लीडरशिप के खिलाफ बगावत के मुकदमों का। नादिया, ये बताता चलूं कि हमारा कोई लीडर भी करप्शन चार्ज में नहीं पकड़ा गया। इनके ऊपर सारों पे आज़ादी राय के ऊपर करप्शन नहीं है, आज़ादी राय के ऊपर बगावत के चार्ज बनाए हुए हैं। हमारी जो इस वक्त हुकूमत है PDM, ये तय दर्द जो है करप्शन चार्जेस में मुलविस थे, जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे। मतलब कि पीपल्स पार्टी नून लीग वालों ने इनके ऊपर किए हुए थे, जिसकी वजह से जेलों में जा रहे थे और सारे अस्पतालों में रहते थे। इनमें से कोई लीडर नहीं था जो कि बाहर निकल के आवाम का वो करे और एक जाली सर्टिफिकेट बना के वो बाहर चला गया। अच्छा, हमारा अप्रैल के बाद से मुसलसल जो है ये हमारे खिलाफ जो है मुकदमाबाजी करते हैं। उसमें ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं था जो। एक सेकंड डॉक्टर साहब एक सेकंड, ये जाली सर्टिफिकेट बना के कौन बाहर चला गया? नवाज शरीफ प्लेटलेट का, अभी तो पता है ना जाली था वो, तो ऐसे नवाज शरीफ को तो आपने भेजा, आपने भेजा? जी हमने भेजे, गलती होगी ना हमसे। हमें क्या पता था कि इतने इनके हाथ लंबे हैं कि हर चीज जाली बना। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसमें यह है कि अगर आप देखें अप्रैल के बाद से इन्होंने ताकत का बेदरेग, रियासती ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया और उन्होंने झूठे मुकदमे बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया, उनमें ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसमें कोई जेल जाए। वो सारे के सारे मुकदमे ये हैं जिसमें ये खुद भी नाअहल होंगे। यानी कि नून लीग का अगर निकाल लें पार्टी की फंडिंग का, तो इनका पार्टी फंडिंग जो है वो पैनामा केस में रेफर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करते रहे और रिकॉर्ड पे मौजूद है जस्टिस कोसा की जजमेंट। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाया। इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ है वजीर आजम को, इंटीरियर मिनिस्टर को, DGC को, 3 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे पर हमला किया हुआ है। उसको 4 गोलियां लगी हुई है बंदे को। आज तक जिंदगी में इन्होंने डिस्प्लिन की गोली जो है ये लोकल नहीं खा रहे हैं, बाहर जाके खाते हैं। उस बंदे ने 4 गोलियां खाई। इस मुल्क की बात है। हमारा जो मकसद है ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं। हम खौफ जो है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। खौफ के आगे जीत है। मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले मैं तैयार हूँ। जब वो कहेंगे मैं जाऊंगा। सबसे पहले तो बड़े लीडर जाते हैं। इमरान खान साहब को अपनी जमानतों की एप्लीकेशन वापस लेनी पड़ेंगी, दरख्वास्तें, और फिर उनको सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। देखिए नादिया, मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये अताउल्लाह तारर साहब कह रहे हैं। अताउल्लाह तारर साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं, मैं कोई शेयर कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब एक सेकंड, आपने बता दिया। अताउल्लाह तारर साहब कहते हैं कि खान साहब को किसी ने शायद जेल भरो तहरीक का गलत मतलब बताया है। वो कहते हैं ऐसी तहरीक चलने पे तमाम जेर समात और जेर इल्तिफा मुकदमात में दरख्वास्तें जमानतें वापस ले ली जाती हैं। क्या खान साहब फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस और तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्तें वापस लेंगे और फिर दीगर रहनुमा भी जेल जाएंगे? दीगर रहनुमाओं ने तो कह दिया, इफ्तिखार दुरानी साहब ने भी कह दिया कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, लेकिन जमानतों वाली बात उनसे मैं बाद में पूछूंगी। राना एहसान साहब,
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपके जितने भी लीडर्स गए, राणा सनाउल्लाह साहब एक एक्सेप्शनल केस था, वो गलत था और गलत इन्होंने किया, लेकिन जहां तक इन्होंने किया, जो एएनएफ के वर्दी पहने हुए जो वहां पे ऑफिसर्स थे, पता नहीं आप उनको कानून के कटहरे में लेकर आए या नहीं लेकर आए कि जी आपने ये गलत इल्जाम क्यों लगाया। बट अदर एज फार एज अदर लीडर्स आर कंसर्न, पीएमएलएन, वो उनके मुकदमात भी पुराने थे, उन पे करप्शन के मुकदमात थे, ये एसिड बियॉन्ड मींस के गलत होंगे, सही होंगे, इन पर किसी पर करप्शन का मुकदमा कोई कायम नहीं हुआ। बगावत के मुकदमे कर करके ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, जेल के अंदर, उसके बाद किसी को आप कपड़े उतारे, किसी के सर पे कपड़ा डाले और किसी की वीडियोस बनाएं और फिर किसी को धक्के दे। तो ये वाला जो इंसाफ है ये कौन सा है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक दफा कहते हुए पाए गए थे और मरियम साहब भी कहती हुई पाई गई थी कि जुल्म उतना करो जितना सह पाओ। तो इतना जुल्म किया था इन्होंने जितना आप उनको सहनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं नहीं समझता कि सारे केसेस पुराने थे, और अगर पुराने भी थे तो इन्होंने ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को एक वीडियो के जरिए, इन्होंने नैब को एक आलाकार बना के, इन्होंने जो काला कानून था नैब का, उसके जरिए पूरी क़यादत को अंदर किया। तो वो चीज कंपेयर हो ही नहीं सकती जो अभी हो रहा है। उसको मैं बताता हूँ, लोगों को फिजिकल, मैं बताता हूँ, फिजिकल रिमांड पे 3-3 महीने, 6-6 महीने भेजा गया। और यानी कि एक वो तो ऐसा टाइम था कि 1 पेज का टाइम था, सब चीजें अलाइन थी, जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सब अलाइन करके जो है वो चुन चुन के ऑपोजिशन को जो है वो पनिश किया जा रहा था बोगस केसेस के अंदर। चले अब यहाँ अभी आ जाए, देखिए जो फवाद चौधरी का मामला है वो हमने उसके अंदर हमें डाला जाए। आपसे चाहूंगी एक तस्वीर आपसे चाहूंगी, आपकी जो लीडरशिप जिनके आप कह रहे हैं, हो सकता है इन्होंने किया हो, जो आप कह रहे हैं हो सकता है बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन वो सारे करप्शन केसेस थे। किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का था, किसी के ऊपर आशियाना स्कीम का था, किसी के ऊपर पीने के साफ पानी का था, ऐसे ही था ना? सबसे बड़ा ऐसे इकबाल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का था, इन पे किसी पे करप्शन का केस है, वासी पे एलएनजी का था, जो कि जिससे सस्ती एलएनजी चल रही है पाकिस्तान में, उसका था। तो सारे वो फेक केसेस थे, वो आपके ठीक है, इनके ऊपर कोई करप्शन का केस लगा? आपके नजदीक अगर जाली केस बनाए जाएं करप्शन के तो वो ठीक है, और ब्लैकमेल करके नैब के जरिए आप भी करप्शन के बनाए ना जाली, बगावत क्या होता है उसको आप डिफेंड, आप तो नहीं, मेरे नजदीक वो ठीक नहीं है एहसान साहब, मेरे नजदीक वो ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है, आप भी इन पे करप्शन के बना दें। मुझे ये अगर किसी को मुंशी कह दिया और किसी को धमकी दी तो बगावत के ज़मरे में कैसे आता है? अब इधर आ जाएं, अब इसके ऊपर आ जाएं। अब फवाद चौधरी के ऊपर हुकूमत पक ने जो है एफआईआर नहीं काटी, ईसीपी ने काटी। क्यों काटी? क्योंकि वो धमकियां लगा रहे थे ऑफिशियल्स को। किसके ऑफिशियल्स के खानदान को धमकियां लगा रहे थे। तो वो हमने तो नहीं काटी एफआईआर, वो तो ईसीपी ने काटी और उन पे कार्रवाई हुई, और साथ ही वो जज के सामने प्रेजेंट हो गए, और 2-3 दिन की फिजिकल रिमांड के बाद वो जुडिशियल हो गए। तो यहाँ तो जुडिशरी अपना काम बड़ा अच्छा कर रही है। वैसे आप ये जो इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं ना राणा साहब, आप इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो करता था नैब करता था, नैब भी हुकूमत के वक्त नहीं है। शेख रशीद साहब जो है वो कहे कि कोई किसी को कत्ल करने लगा है और झूठ बोले, प्रोपेगेंडा करें, फिर वो बेहुदा तरीन बातें करें, और उनपे उसी के मुताबिक अगर एफआईआर कट जाती है तो वो भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और अब वो जुडिशियल भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कौन सा यहाँ जुल्म हो रहा है? किसको काले कानून के तहत 3-3 महीने जेल में बंद अच्छा ठीक है राणा साहब, यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है, हम सब फन कर रहे हैं, मजाक हो रहा है, मुल्क खेल का मैदान है, हम सब खेल रहे हैं इसमें। जनरल साहब जरा आपकी तरफ आती हूँ, ये जो केसेस कुछ इन्होंने बनाए, कुछ केसेस उन्होंने बनाए, उन्होंने कहा राणा साहब बस कर देना, वापस आऊंगी, ठीक है ना, ना मारे ना, बस ठीक है ना, ठीक है, नहीं अवाम है ना सूलूट मारने के लिए आप लोगों को, आप क्यों मारेंगे? 77 अफराद की काबीना है, मुल्क यहाँ पे दिवाली होने जा रहे हैं, आप सारे राणा साहब रुक जाए जरा, मैं जरा साहब से बात कर लूं। राणा साहब कोई भी मजाक नहीं है ना जो आप लोग मुल्क के साथ कर रहे हैं, असल में वो मजाक है। रुक जाएं, खुदा के लिए रुक जाएं। जनरल साहब से बात करने दें मुझे। जनरल साहब बात ये है कि इन्होंने केसेस बनाए, वो कहते जी उन्होंने बनाए थे, अब इन्होंने बनाए, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, आज शेख रशीद साहब, मैं नहीं डिफेंड कर रही शेख रशीद साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा जो जबान बोली वो गलत थी
और जो इल्जामात लगाए अगर वो बगैर सबूत के थे तो डेफिनेटली गलत है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब के साथ ट्रीट किया, जिस तरह से शेख रशीद साहब को धक्के पड़े, जो आजम सवाती का केस था, शहबाज गिल साहब उनके जो जॉब बोन उनकी टूटी हुई है, वो कहते हैं सारी जिंदगी मेरी ठीक नहीं हो सकती, टांग उनकी सही नहीं है, वो फिजियोथेरेपी। तो ये कौन से ट्रीटमेंट है और क्या ये हुकूमत वक्त कर रही है या कुछ और पीछे पक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोनों साइड्स के अगर हम केसेस का मवाजना करें तो एक केस जो मसलन इनके जो करप्शन के केसेस की हम बात करते हैं उनमें कोई शक व शुबा अगर था भी तो वो खत्म हो गया और वो केस बिल्कुल सही लगता है कि सही बनाए गए थे, क्योंकि इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड किया। अगर नैब ऑर्डिनेंस अमेंड करने से हम यही मतलब निकाले कि केस जो है उनसे बचने का जरिया ढूंढा गया, और अगर केस जारी थे तो नैब ऑर्डिनेंस अमेंड करने की जरूरत क्या थी, ना करते। अब इसमें जो जुल्म और साथ किया, 50 करोड़ रुपए की चोरी जायज करार दे दी, 50 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे जो इनके केसेस हैं जो पीटीआई वगैरह के लोगों के हैं, बात यह है कि गैर ज़िम्मेदाराना जबान इस्तेमाल की इन लोगों ने, लेकिन अगर हुकूमत ने या पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने उस वक्त जबानें पकड़ी होती उन लोगों की जो उस वक्त बेतौकीरी कर रहे थे अफवाज पाकिस्तान की, शोहदा की, और इस तरह के उस वक्त फैला रहे थे बातचीत, अगर वो चीजें उस वक्त रोकी जाती तो आज बिल्कुल मैं समझता हूँ हक बजानब है कि अगर किसी को पकड़ के सजा दे दें या किसी को, हाँ अलबत्ता तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ना पहले ना आज। कि अगर आप मसलन शहबाज गिल का केस जो है वो इतना कोई सीरियस केस नहीं था कि उस बेचारे को करंट लगाए जाते हैं, जो कुछ उसके साथ ट्रीटमेंट किया इन्होंने वो तो मैं समझता हूँ इंसानियत सोच, और वो हकीकतन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इतनी शदीद किस्म की, और ये केसेस जो हैं वो इतने कुछ सीरियस नहीं थे कि उनके साथ ये सलूक किया जाता। और अगर करना था ब्रेक ठीक है। अच्छा, ये अभी इंप्रेशन अभी भी जो पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं वो कोई और हैं, उनकी ख्वाहिशों पे ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं, या कोई डबल गेम भी इस हवाले से कर रहा है, इस पर भी ज़रा मैं बात करूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 2 दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा था, अभी मैं ब्रेक से वापस आ जाती हूँ तो वो स्टेटमेंट भी आपको सुनवाती हूँ, या अगर जाते जाते वो क्लिप चला दें तो फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उस पर ज़रा बात करते हैं। जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जाने से पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक क्लिप तो चलाया था, उस पर ज़रा मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं ज़रा चेक कर रही हूँ पाकिस्तान में और हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़। आप खबर पढ़ते हैं, जब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन खोलते हैं तो खबर ये आती है कि F9 पार्क में एक लड़की ज्यादती का निशाना बन गई और जो कुछ उसके साथ तशद्दुद हुआ ये वो। फिर खबर आती है कि पेट्रोल पंप लूटने वाले डाकुओं पर शहरियों ने तशद्दुद किया और उनको जिंदा जला दिया। लेकिन इस हुकूमत की ज़रा प्रायोरिटीज़ चेक करें। फवाद चौधरी साहब पर वो छूट गए, वो घर चले गए, वो 10 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया, 27 तारीख को उनका एक टेस्ट कराया, जिसमें आज खबर ब्रेक होती है कि वो तो नशे में थे। यानी 10 दिन बाद आपको पता चलता है 27 तारीख की रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, इस पर जो डेट मेंशन है वो 27 जनवरी की डेट है, और आज यानी 4 फरवरी को ये खबर आती है कि जी वो तो नशे में थे, मतलब किसी की ख्वाहिशात अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। जी इफ्तिखार चौधरी साहब, ये क्या मामला है? ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट है, ये 27 जनवरी की रिपोर्ट है और 4 फरवरी को खबर ब्रेक करते हैं। मुझे नहीं पता करता डरता क्यों याद आया उनको कि जी फवाद चौधरी साहब तो सब नशे में थे, तो एक और केस बना दो। देखिए, बेसिकली इनका जो प्रायोरिटी है वो बड़ी सिंपल सी थी। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने प्रायोरिटी सेट की हुई थी। रजीम चेंज के बाद जब ये आए, इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करने थे। 1100 अरब रुपए के मुकदमे थे। फर्द जुर्म आयद होनी थी 11 अप्रैल को 2 शख्सियात पे। एक इस वक्त वज़ीर आज़म था, हो गया है, और एक उनके साहबजादे हैं जो कि वज़ीर आला बन गए थे पंजाब के। इस मुल्क में मुझे बताएं कि इस वक्त आइन का और कानून का जो खिलवाड़ हो रहा है नादिया, ये इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि अवाम में कितना शदीद गम और गुस्सा है। मैं अभी ना तेमरगढ़ा का, वो मैं शेयर भी कर लेता हूँ आप एक प्रोड्यूसर के साथ। तेमरगढ़ा में ना एक कल पीस प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे केपी में हुआ लेकिन तेमरगढ़ा में भी हो रहा था।
तो एक जो है पार्टी का जो लीडर था उसने तकरीर, क्योंकि सब पार्टियां थी वहां पे, तो उन्होंने शायद मोरद इल्ज़ाम ठहराया तहरीक इंसाफ को, क्योंकि नेचुरली अपोजिशन पार्टी थी वो। तो उन्होंने कहा कि शायद ये टेररिज्म की ये वजूहात इन्होंने इनकी वजह से है। तो वहां पे पब्लिक ने उसको जबरदस्ती स्टेज उतार दिया। इतना गम और गुस्सा है पब्लिक का इनके खिलाफ, क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त दो पाकिस्तान है नादिया। एक इनका पाकिस्तान जो कि लंदन में बैठते हैं, लंदन में शॉपिंग करते हैं, लंदन से इलाज करते हैं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। जितनी हर्जा सराई मरियम ने, उसके वालिद ने, इस पार्टी ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ की, मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उस वक्त इनके ऊपर हम मुकदमे कर देते तो इस वक्त वावेला मचोना था मीडिया में, जी ह्यूमन राइट वायलेशन हो गई है। सिवाय इसके कि नवाज शरीफ की तकरीर इदारे के कहने पे बंद कर दी गई थी क्योंकि उनके खिलाफ हो रहा था, बाकी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। इनके दो पाकिस्तान है, बगावत के मुकदमे नहीं थे। हाँ, बगावत के मुकदमे नहीं थे। हाँ जी, कोई बगावत का मुकदमा नहीं हुआ। देखें, इस वक्त गरीब का पाकिस्तान, ठीक है, गरीब का पाकिस्तान अलग है, गरीब का पाकिस्तान अलग है। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। राना एहसान साहब, मैं जरा उन जो प्रायोरिटीज की बात कर रही हूँ, एक तो उन्होंने खुद कहा कि जी कोई बगावत के मुकदमे नहीं थे, बावजूद इसके कि आपके लीडर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए दूसरी बात, ये जो फवाद चौधरी साहब की जो रिपोर्ट है, जो आज मंजर आम पर आई है, 10 दिन बाद तकरीबन 27 तारीख की रिपोर्ट 4 फरवरी को आती है और पता चलता है कि जी उन्होंने उस वक्त नशा किया हुआ था। ये प्रायोरिटीज है आपकी। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, फिर तीसरी तरफ आप कहते हैं कि जो दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, जो माशी तबाही के जिम्मेदार हैं, वो आके बैठ के बात कर लें कि मईशत कैसे सही करे और मुल्क को दहशतगर्दी से छुटकारा कैसे दिलाए। देखिए, सबसे पहले जो है, जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो 10 साल इनकी हुकूमत रही। क्या ये सवाल पूछना गलत है कि वहां इन्होंने जो मुतासिर इलाके थे उधर हेल्थ, एजुकेशन, कोई काम डेवलपमेंट किया नहीं किया, या इनको पैसे मिलते थे एक्स्ट्रा टेररिज्म खत्म करने के, इन्होंने वो कितने पैसे सीटीबी को दिए, कितना वहां बिल्ड की उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को? अगर तो ये सवाल नहीं पूछने चाहिए तो हम नहीं पूछते। दूसरा ये कहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 417 अरब का बजट दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कम नहीं होता। देखिए मेरी बात तो सुन ले राना साहब, बात तो सुन ले। बिल्कुल आपकी जवाब, आपके सवाल करना आपका हक है और आपका सवाल दुरुस्त भी है, लेकिन मुझे ये बता दें कि इनके जो 9 साल थे उस हुकूमत में, इन्होंने हुकूमत की, कितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए? मैं आपको बताता हूं, 2021 में 400 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए केपीके के अंदर। 2022 में 620 से ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए केपीके के अंदर। साने बताए ना, ये अभी बन्नू वाला हुआ, उसके बाद पेशावर का साने हुआ। अल्लाह ना करे कि मैं कभी सानियों को हम और आप गिने, लेकिन बताए ना कि इतने बड़े सानियात कब हुए। बता रहा हूं, जिनके अंदर अमवात हुई, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसर्स की शहादतें हुई। ये मैं कोई हवा से नहीं आपको बता रहा, ये इंसिडेंट्स हुए। तो वहां आज भी अगर हो रहे हैं तो ये कहना कि ये अभी शुरू हुआ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। दूसरा ये कहना कि हुकूमत जो है उसकी प्रायोरिटी कहीं और है, तो ऐसे नहीं है। जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने काम कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फवाद चौधरी के लिए फिक्रमंद नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो अपने मामला देख रही है। ये जो मामला अगर जो है वो अपने अदारे देख रहे हैं। और ये कहना, देखें मुझे नहीं पता वो रिपोर्ट क्या है, या तो आप ये तासर दे रही है कि वो रिपोर्ट झूठी है। अगर वो झूठी है तो बहुत गलत बात है, लेकिन अगर मैं तो ये तासर नहीं दे रही भाई राना साहब, मैं ये तासर नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ 27 की रिपोर्ट है, 4 फरवरी को याद आया है भाई। उसी वक्त आपकी कस्टडी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कस्टडी में थे, उसी वक्त केस बना देते। 27 की रिपोर्ट को 4 फरवरी को आप केस बना रहे जब वो रिहा हो गए। रिपोर्ट अगर 5 या 10 दिन बाद आई है तो ये राना सनाउल्लाह ने तो नहीं अभी नहीं जी, नहीं जी। डेट ऑफ डिस्पैच 27 जनवरी। देखिए मैं वही 27 जनवरी को वापस आती हूँ। ब्रेक लेने दें, अब जो ये सारे इल्जाम लग रहे हैं ना। अच्छा राना साहब ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक से आप इस जो दहशतगर्दी की बात हो रही है जो केपी में और शुरू हुई है, वो कहते हैं जी इमरान खान के दौर में हुई है। 417 अरब रुपए का जो बजट था वो उन्होंने दहशतगर्दी के को इनकाउंटर के लिए वहां पे उन्होंने लगाया नहीं, और ये सारे इल्जाम। तो जनरल साहब 1-2 बातें मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, आपसे जानूंगी कि अगर इमरान खान साहब तालिबान को वहां पे दोबारा बसा रहे थे तो वहां पर मौजूद थे जनरल फैज,
पॉलिसीज थी जनरल बाजवा की, तो क्या वो बरीउज़्ज़मा उनको करार दिया जा सकता है? उनके बगैर इतने बड़े डिसीजन कोई भी सियासी हुकूमत क्या ले सकती है? दूसरी बात जो मरियम साहबा ने की है कि हमारी तो हुकूमत आई 28 नवंबर के बाद है, उससे पहले तो इनकी लाडले की जो है वो पुष्प बनाई हो रही थी और उनकी सारी चीजें हो रही थी। देख लेती हूँ, जरा वापस आती हूँ, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, जो एक तरफ इल्ज़ामात, दूसरी तरफ APC की बातें और बुलाने की बातें, फिर इंतखाबात के हवाले से भी ज़रा कोई जानूंगी कि जब ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर जनरल इंतखाबात में कौन सी सिक्योरिटी और कौन से माशी मामला। लेकिन जनरल साहब, मरियम साहबा का क्लिप में चाहूंगी ज़रा दोबारा सुन लें और कोई उस पर ज़रा आप तबसरा कर दें। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। अच्छा, जब ये सवाल जनरल साहब राना सनाउल्लाह साहब से किया गया तो उन्होंने कहा कि जी लॉन्ग मार्च भी इमरान खान की वही करवा रहे थे, चूंकि वो एक्सटेंशन चाहते थे। और यहाँ पे जो दहशतगर्दी की बातें हो रही है, इमरान खान ने तालिबान को बसाया, तो फिर आप जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट की जो लीडरशिप थी उनको भी बरीउज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। देखिए, बात यह है कि ये अब इल्ज़ाम तराशी है। अब मेरा ख्याल है अब वो चूँकि नहीं बैठे, वो है नहीं, रिटायर हो गए, तो अब इल्ज़ाम तराशी तो ये करेंगे, क्योंकि PMLN की तो तारीख़ और हिस्ट्री यही है कि ये फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर हमले करते रहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ और झूठ सच लगाते हैं। तो उस लिहाज से तो ये करेंगे। अभी बाजवा साहब की शामत आएगी, उनके ऊपर यलगार आएगी इनकी तरफ से। लेकिन जो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत 28 नवंबर से शुरू हुई, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हुकूमत इनकी शुरू हो चुकी हुई थी जब इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस अमेंड किया है, वरना तो ये इनकी हुकूमत ना होती तो वो नैब ऑर्डिनेंस तो अमेंड नहीं होना था। सो ये उससे बहुत पहले हुकूमत हो चुकी हुई थी, और जो उन्होंने कमाई करनी थी, जो कुछ करना कराना था, वो ये पहले कर चुके हुए थे। 28 नवंबर वाला जो है ये बिल्कुल नए आर्मी चीफ को भी मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल करने की एक सोच है कि उससे यूँ लगे कि ये बाजवा साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब नया आर्मी चीफ आ गया तो वो 28 नवंबर ऑनवर्ड वो इनको गालबन पैट्रनाइज कर रहे हैं, तो उसको बिला वजह उस शख्स को भी ये उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी हुकूमत थी पहले दिन से और आज दिन तक है, तभी तो ये धड़ाधड़ रोजाना की बुनियाद पे एक आध वजीर अपॉइंट कर देते हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब से भी कमेंट ले लूँ सर, इफ्तिखार दुरानी साहब से भी इस पे कमेंट ले लूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब, आप तो एमी जो है वो न्यूट्रल कहते रहे, कभी मीर जाफर मीर सादिक कहते रहे, और हमें तो बताया जा रहा है कि जी 28 तक तो इमरान खान साहब लाडले थे। देखें जी, बात ये है कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी, इन्होंने वोट किया हुआ था। अगर ये इतने मुखालिफ थे तो वोट ना करते उनकी एक्सटेंशन में। ये बेसिकली दोनों पार्टियां जो है ना, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग, एक ने मेमोगेट किया हुआ है, एक ने डॉन लीग किया हुआ है। एग्जैक्ट एजेंडा वही है। ये इंटरनेशनल एजेंडा फॉलो करते हैं फ़ौज पाकिस्तान को वीक करने के लिए, और सारी गुफ्तगू मरियम की, उसके वालिद की, PDM की, राना सनाउल्लाह की, सबकी सुने ये वो काम कर रहे होते हैं। अभी भी यही गुफ्तगू पिला रहे हैं। 5 बंदे जो डिफाइन कर रही है, वो थ्रेट नहीं है नादिया, उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने भावलपुर में बोला। भावलपुर में जो आपने क्लिप सुनाया वो भी तो थ्रेट ही था ना। वो 5 बंदे कौन बता रही है? अभी क्योंकि मैं ताकत में हूँ, मेरा चचा जो है वजीर आज़म है, और आप किसी को तड़ी लगा देंगे जी इन्होंने ये काम किया हुआ है। उस वक्त जब आप एक्सटेंशन कर रहे थे तो जूते चाट रहे थे। अभी आप कहते हैं कि जी बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा, आई एग्री विद हिम, कि आपने 50 सारे लोगों को जो है आपने खरीद लिया, पूरी पार्लियामेंट को आपने इस वक्त ओहदे दिए हुए हैं। 85 बंदों की आपकी पार्लियामेंट है, जिस पे दिल करता है आप जो है मुकदमा कर देते हैं, जिसका दिल करता है आप उसको जेल में डाल देते हैं। अच्छा, काबीना इनकी जो है 85 बंदों की काबीना इनकी मौजूद है। अपना नैब के 1100 अरब रुपए, मुझे बताए नादिया, इस मुल्क में 24 अरब रुपए के केसेस फर्द जुर्म आयद हो रहा था। ये लोग तो रजीम के चेंज के उसके समरात ले रहे हैं और उन्होंने अपने केस खत्म कराए हैं। हमारी हुकूमत हुकूमत ही नहीं थी नादिया। ये जो पैनामा था ना, ये पैनामा जिसमें जेल गए हैं, ये इंटरनेशनल रेवोल्यूशन थी। दुनिया में काफी वज़ीर आज़म घर गए थे, वज़रा घर गए थे। ये इमरान खान चले जरा मैं कोई जवाब ले लूं एहसान साहब से। नादिया ने क्रिएट किया हुआ था, उसी की सजा काट रहे थे ये जो हीरो बनते फिरते रहते हैं। एहसान साहब देखिए, एहसान साहब अब मामला ये है पहले जी, एहसान साहब ठीक है, एहसान साहब अब मेरी बात सुने। मसला है कि जिन जिन के खिलाफ अब आप लोग बातें कर रहे हैं ना, वो तो हो गए सारे के सारे रिटायर।
तो कानून हरकत में आएगा, कोई केसेस भी बनाएंगे, उनको अदालतों का सामना भी करवाएंगे, या सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात और जनरल कराएंगे और जनरल इलेक्शन मुलतवी करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये नैब तरामीम की जो बात करते हैं, अगर वो ही काले कानून हम कंटिन्यू करते तो इनको सारों को एसेट बियॉन्ड मीन्स के अंदर हम जेलों के अंदर बंद कर देते, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किया। हमने उस काले बाप को बंद किया, हमने उस काले बाप को बंद किया, हमने वो फाशिज्म नहीं किया जो इन्होंने अपनाया। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमने अपने मफाद के लिए वो खत्म किए। वो जाली केसेस थे, 4 साल कुछ नहीं है साबित कर पाए। किसके खत्म हुए थे सर? दूसरा नहीं, वो उस जो जितनी देर चले तो क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया, एक चीज साबित नहीं कर सके। दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज ये है कि ये परवेज इलाही साहब जो हैं वो क्या किसके बारे में कहते थे, या मोहनिस इलाही साहब, कि वो तो हमारे मोहसिन हैं और वो उन्होंने तो सपोर्ट किया और उन्होंने पंजाब इनको दे दिया। तो कहने का मतलब ये कि खुद मैं हंस रहा था, जनरल साहब कार्रवाई करें ना, कानून के कटहरे में लेकर आए ना, सारे के सारे रिटायर्ड हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उन पे केसेस बनाएं, बगावत के केसेस बनाएं। देखें जनरल साहब खुद देख, बगावत के केसेस इन्होंने हमारे वजीर आजम कश्मीर पे नहीं बनाए, इन्होंने जावेद लतीफ पे नहीं बनाए, इन्होंने बोलने के ऊपर निहाल हाशमी। मैं तो आपके फेवर की बात कर रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है। मैं कह रही हूँ जो रिटायर्ड लोगों ने आपके साथ जो कुछ किया, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आप लोग के साथ ज्यादतियां की, उन पे केसेस बनाए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी होना चाहिए। जब सारी जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएंगी तो इस चीज का वक्त भी आ जाएगा, तब तक, वरना जब तक नहीं इकट्ठी होंगी ये सिर्फ बातें ही रहेंगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। कौन सी जमहूरी कुव्वतें सर? ये सारी जमातें, जमहूरी कुव्वत पाकिस्तान में, जब सारी जमातें, आप कहाँ से जमहूरी हो गए? आप लोग जमातें कहाँ से जमहूरी हो गई हैं सान साहब? कौन से पार्टी में इलेक्शंस होते हैं? मुशावरत तक नहीं होती। चीज में कहना चाहता हूँ, किसी जमात में इलेक्शन नहीं होते भाई। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो जनरल साहब पे करती हूँ कि इनके खिलाफ अब कार्रवाइयां होनी चाहिए, जिनकी लिस्ट 5 लोगों की बताते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया। तो अब 5 के 5 रिटायर हैं, कानून हरकत में आएगा और आना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप ज़रा जो हम बात कहते हैं कि खुला तजाद नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि गवर्नर KPK जो ख़त लिखते हैं इलेक्शंस के लिए, और वो ये कहते हैं कि जो मुल्क के सच सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो माशी मामलात हैं, उसको देखते हुए अगर कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि मुनासिब है हालात, तो फिर वो इलेक्शन करा दे। इलेक्शन कमीशन ने ऑल दो कि 7 जनवरी को उन्होंने तलब कर लिया है कि इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं तारीख के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद है वो भरपूर तरीके से हो रहा है, इंक्लूडिंग KPK। तो जनरल साहब, ये क्या है, खुला तजाद है आपकी नज़र में? देखें, बात यह है कि अगर तो ये हुकूमत चाहे इनका ये इंतखाबात करवाना, तो इलेक्शन कमीशन का तो काम यही है, वो बैठे इसीलिए हैं। जब वो बहाने बनाते हैं कोई ना कोई इलेक्शन को डिले करने के लिए, भी जैसे ये कहेंगे कि जनाब वो हालात ठीक नहीं हैं, वो पुलिस लाइन में वाक़या हुआ है, जैसा और भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई हो भी जाए, ये तो इंसान नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि ये इसका आसरा लेकर तो ख़त्म भी करवा सकते हैं अगर हुकूमत की मर्ज़ी हुई। तो दूसरी तरफ ये है कि ये जमहूरी कुव्वतें नहीं हैं। PDM इलेक्शन मांगती थी जब इनकी चल रही थी ये तहरीक, इन्होंने चलाई PTI के ख़िलाफ़, तो ये कहते थे कि जी हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो ताकि अवाम के नुमाइंदे आएँ। तो जैसे ही इनकी हुकूमत आ गई तो ये इलेक्शन से भागने शुरू हो गए। अब इनका यूँ होता है, ऐसे लगता है जैसे कि मौत का कोई पैगाम दे दे, वो लगता है जो बस वो इलेक्शन की बात करें तो यूँ लगता है कि बिल्कुल मौत का पैगाम किसी ने दे दिया। उससे डर के आज इन्होंने ये हशर कर दिया है कि मुल्क को पहुंचा दिया इन्होंने दिवालिये पे, और सवाए इसके कि इंसान बैठ के नोहकनी करे और दुख के साथ रोए और कुछ नहीं। अब भी बैठे ये इसी तरह डटे हुए हैं कि इलेक्शन नहीं कराने। बेड़ा गर्क करने के बाद भी, मुल्क डुबोने के बाद भी इलेक्शन कराने की तरफ नहीं आ रहे। तो बस ये कहाँ जमहूरियत किधर है, कहाँ जमहूरियत? सही, ठीक है, सियासी जमातों को मुल्क का ख्याल नहीं है, लेकिन मुल्क के इदारों को तो फिर कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना, उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। बट एनीवेज, इफ्तिखार दुरानी साहब, जरा आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगी कि APC में शिरकत ना करने का आपका ये हतमी और उसूली फैसला है, या इसमें कोई लचक दिखाई जा सकती है? नादिया, ये जो लोग हैं ना, इनकी अगर तारीख देखें, ये मुजरिम है, मुजरिम। आबिद बाक्सर से पूछें, ये पुलिस मुकाबले में बंदे मरवाते थे, भट्टियों में जलाते थे लोगों को। इन्होंने सबसे लचर कल्चर पाकिस्तान का जो है, सहाफ़ियों को खरीदा, जर्नलों को ब्राइब करने की कोशिश करना,
जजों को खरीदना। आसिफ अली जरदारी का देखें, उसने अपने बिनोई ने, फातिमा भुट्टो ने कहा हुआ है कि जी उसने उसको मरवाया है और मुतअद्दिद केसेस हैं उनके ऊपर। ये जमहूरी कुव्वतें किधर से हैं? ये तो माफिया है बेसिकली, मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर और फिर आके ये जमहूरी बन जाते हैं यहाँ पे। हमने इन लोगों को बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि ये रजीम चेंज के थ्रू हमारे पर मुसल्लत किए गए, ये माफिया रूल है, हर एक बंदे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। इनको क्या बताना है? ये डॉन लीग वाले और मेमो गेट वाले ये पाकिस्तान के मसले हल करेंगे, ये पाकिस्तान का मसला कैसे करें? हमें तो दुख ये है कि मुसल्लत कैसे होंगे रजीम चेंज? हमारा तो एजेंडा इनके खिलाफ है। टेररिज्म ये शुरू कराने वाले लोग हैं। ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए, आईएसआई से पैसे लिए इन लोगों ने, लोगों की बराना तस्वीरें फिरवाने वाले लोग। ये क्या जमहूरी लोग हैं? ये एक देखें, नून लीग जो है ना, वो एक रोग एलिमेंट कैप्चर कर लिया है। नून लीग को एक रोग एलिमेंट ने कैप्चर कर लिया। सिनर एलिमेंट जिस तरह राना साहब लोग हैं, ये तो बेचारों का कुछ सही नहीं है। इन लोग वो आगे मुसल्लत हो गए। इन लोगों को जो सियासी लोग हैं इनको साइड पे होना चाहिए, जिस तरह वो है हकान अब्बासी साहब जैसे। एपीसी में शिरकत का कोई चांस है? जी, एपीसी में शिरकत का कोई चांस है? नहीं, देखें, ये लोग सबसे तजर्बेकार है। जिस तरह इकोनॉमी डबोई है, अभी ये इसका हल भी निकाल के लेके आ जाए। हमने तो वो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने दहशतगर्दी कराई है। अभी ये राना साहब भी फरमा रहे थे 600 अरब रुपया तैमूर जगड़ा ने बताया कि जी हमने तमाम फैसिलिटीज क्रिएट की वहां पे, हमने ट्रेनिंग स्कूल्स क्रिएट किए, फोरेंसिक लैब क्रिएट किए, लीड स्कूल्स क्रिएट किए। उस वक्त जब 2013 था ना नादिया, इस मुल्क की मईशत भी इससे बुरी थी और उसके बाद टेररिज्म एट पीक था। इलेक्शन हुआ 2013 के नहीं हुआ। ये बहाने बनाते हैं। एपीसी में हम जाके क्या करेंगे मुझे बताएं ना। हमारे तैमूर जगड़ा साहब से कल मेरी बात भी हुई थी, प्रोग्राम के बाद भी बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि मामला 417 अरब का नहीं है, ये तो 600 अरब का है। ये सारे पेपर्स देखें, फाइल्स देखें। जनरल साहब, सर बस टाइम पेपर खत्म हो गया। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज लास्ट कमेंट सर। मैं ये कह रहा था कि ये 400 अरब है, ये 600 है, उसका हिसाब तो लेना चाहिए ना। पैसा तो जहां भी खर्च हुआ है देने को तैयार है, वो कह रहे हैं साहब ले ले हमसे। बिल्कुल वो होना चाहिए। सिर्फ इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए कि आप रोज ऐलान करें कि वो पैसा किधर गया जी, किधर गया। भाई आप किधर गए को छोड़ दें, आप हिसाब ले लें उनसे और हिसाब पूरा लें ताकि पता लगे कि वाकई पैसा खाया गया है या वहां इस्तेमाल हुआ है। तो ये सिर्फ नारेबाजी पे नहीं। इसी तरह अच्छा दहशतगर्दी के ऊपर सियासत ना करें। दहशतगर्दी जो है उसके कई अवामल हैं। यहाँ पे इस वक्त अड्डे लेना चाहते हैं वो, यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो आपसे मांगेंगे बेसिस, जिसका एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसने इमरान खान ने उस वक्त, और उसके बाद ये फटा पड़ा। अब वो दहशतगर्दी कराएंगे तो आपको एहसास होगा कि जनाब दहशतगर्दी में अमरीकी तावन की ज़रूरत है। हालांकि हमने पहले जंग अपने ही रिसोर्सेज से अपनी ताकत पे लड़ी है। तो ये वो गेम चल रही है और बहुत सारी और इस तरह के जो इसको मेरा ख्याल है। एक बात आज ये कह रहे हैं ना कि जी 9 साल हुकूमत रही पीटीआई की, तो उन्होंने वहां पे तबाही फेरी और उन्होंने दहशतगर्दी को वहां पे प्रमोट किया, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, तालिबान को लाके वहां पर बसाया। हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसी सूरत में कि इमरान खान बहैसियत वजीर आज़म ही सही, लेकिन क्या वो अकेले फैसला ले सकते थे या जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ऑन बोर्ड थे? ये मैं आपको बताऊं, ये जो मुज़ाकरात थे ये अफगान तालिबान ने मजबूर किया कि आप करें, क्योंकि अफगान तालिबान ये कहते थे कि जी आप कहते हैं हमारी ज़मीन इस्तेमाल ना हो, तो हम ये कहते हैं इनको कि आप निकलें यहाँ से। अब वो पाकिस्तानी हैं, निकल के कहाँ जाएं, उन्होंने पाकिस्तान में जाना है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत करे तो ले जाए उनको यहाँ से। तो ये मुश्किल पड़ी जिसकी वजह से मुज़ाकरात उस वक्त शुरू हुए। अच्छा, मुज़ाकरात जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट की मंजूरी से थे और उसमें 2 सेक्रेटरी भी शामिल थे इनकी हुकूमत के, जो जैसे सेक्रेटरी इंटीरियर और इस तरह 2-1 लोग वो शामिल थे, DGISI थे और गालिबन एक आध कोई उलमा वगैरह में से या कोई इनमें से था सिविलियन साइड से। तो ये हकानी जो हैं वो उसको कर रहे थे फैसिलिटेट और इस तरह मुज़ाकरात हुए, लेकिन किसी को ना बसाया यहाँ पे ना कोई आया है। सिर्फ 8-10 लोग छोड़े थे, शुरू में छोड़े थे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि जी जिनकी सजाएं तकरीबन पूरी होने वाली हैं उनमें से कोई 8 या 10 लोग। ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अहसान साहब को ही नाते में से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।